नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 1 जुलाई से अनलॉक 2 की शुरुआत हो रही है। सरकार ने अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। देश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच के काम में भी लगातार तेजी लाई जा रही है। कोविड संक्रमण की जांच करने वाली 1047 प्रयोगशालाएं जो हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए ILBS अस्पताल में प्लाज्मा बैंक बनेगा। इसके अलावा शहर की तरह गांव में घर बैठे लोग भी अब सामान मंगवा रहे हैं। जी हां, इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहा है। बात होगी भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता का एक दौर फिर से आयोजित करेंगे। इन तमाम खबरों पर रहेगी नजर। इसके अलावा देश और दुनिया की और बड़ी और अहम खबरें। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का ये संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब देश कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन में ढील के अनलॉक 2 में प्रवेश करने जा रहा है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार रात दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उनका ये संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार रात ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। देश में कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम ये 6ठा संबोधन होगा। उन्होंने पिछली बार राष्ट्र को 12 मई को संबोधित किया था। तब उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनलॉक की अवधि में कोरोना को हराने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान देने की जरूरत बताई। साथ ही कहा कि इस अवधि में लोगों को बाहर निकलते समय लॉकडाउन की अवधि से ज्यादा सतर्क रहना होगा। सरकार ने अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट होगी, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान है। जारी दिशा निर्देश के मुताबिक शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और जिम अभी बंद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के तहत व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 30 जून को अनलॉक 1 के पूरा होने के बाद 1 जुलाई से लागू होंगे। नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इनमें कहा गया है कि मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी बंद रहेंगे। इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को भी अभी मंजूरी नहीं मिलेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जल्द ही SOP जारी की जाएगी। नई गाइडलाइंस में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान कर सकते हैं, जहां नए मामले आने की संभावना है। गृह मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में कोरोना की स्थिति के हिसाब से दुकान खोलने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन एक समय में 5 से अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा सभी के लिए शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। साथ में सरकार ने सुझाव दिया है कि अस्वस्थ व्यक्ति, 65 साल से अधिक के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहें। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें जो अभी सीमित रूप से जारी हैं, का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के मद्देनजर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर विचार करने के बाद इन क्षेत्रों का चिन्हीकरण सावधानी से करने की आवश्यकता है। रात्रि कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई।
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को छूट दी गई है। इसके अलावा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना जारी रहेगा। शादी में अतिथियों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी। वहीं अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होने चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा, पान, तंबाकू सेवन निषिद्ध रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अनलॉक 2 को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिवों से कहा गया है कि अनलॉक 2 के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें और सभी अधिकारियों को भी सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देशित करें। उन्होंने लिखा कि राज्य अनलॉक 2 के केंद्र के दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं कर सकते। हालांकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मूल्यांकन के आधार पर कंटेनमेंट जोन में जरूरत पड़ने पर कुछ गतिविधियों पर पाबंदी लगा सकते हैं। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले लोगों और सामानों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। इस बीच देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख को पार कर गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है और मृत्यु दर में भी कमी आई है। ठीक हो रहे मरीजों और सक्रिय मरीजों के बीच 1,11,000 से ज्यादा का अंतर हो गया है। 29 जून को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 3,21,723 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और अब स्वस्थ होने की दर 58.67% हो गई। देश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच के काम में तेजी लगातार हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में अब कोविड संक्रमण की जांच करने वाली 1,047 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं, जिनमें 760 सरकारी और 287 निजी हैं। हर रोज 2 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल 83,98,362 नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारत की अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने घोषणा की है कि उसने सफलतापूर्वक कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन बना ली है। कंपनी ने बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर उसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली वैक्सीन को सफलतापूर्वक विकसित किया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फेज 1 और फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके पहले कंपनी ने प्री क्लिनिकल स्टडीज से प्राप्त परिणाम सौंपे थे। दवा का इंसानों पर परीक्षण अगले महीने शुरू हो जाएगा। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल की अगुवाई में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम ने तेलंगाना में कोरोना महामारी की स्थिति का जायजा लिया। केंद्रीय टीम ने तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गांधी अस्पताल और हैदराबाद के हिमायत नगर क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन का दौरा किया और हालात की समीक्षा की। तेलंगाना में सोमवार को कोरोना के 975 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 15,394 पहुंच गई। हालांकि राज्य में अब तक कुल 5,582 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। और इसी बीच तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कल दिल्ली नगर निगमों के नवनिर्वाचित महापौरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने स्थानीय निकायों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की, जिनमें वित्तीय स्थिति में सुधार, सार्वजनिक सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करना, कोविड-19 महामारी से निपटना, मॉनसून पूर्व तैयारियां और जल जनित बीमारियों से निपटना शामिल है। इसके अलावा उपराज्यपाल ने दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा की। दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस से 2,084 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि होने के साथ मरीजों की कुल संख्या 85,000 के पार हो गई है। दिल्ली में अब तक 5,14,573 नमूनों की जांच की गई।
वहीं सोमवार को 9,619 नमूनों की RT-PCR जांच और 6,538 नमूनों की रैपिड एंटीजन जांच की गई। राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 440 हो गई। केंद्र ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों की वजह से घोषित निषिद्ध क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वेक्षण का काम 6 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद पूरे शहर में ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी। दिल्ली में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए ILBS अस्पताल में प्लाज्मा बैंक बनेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये बैंक 2 दिन में शुरू हो जाएगा। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में भी तेजी से सुधार हो रहा है और अब ये 62% तक पहुंच गई। संक्रमण से होने वाली मौतों की दर कम होकर 3.1% हो गई। राजधानी में एक दिन में 20,000 टेस्ट किए गए और टेस्टिंग बढ़ने से पॉजिटिविटी रेट घटकर 14.38 पर आ गई। केंद्र सरकार भी दिल्ली के हालात पर नजर बनाए हुए है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट प्लैटिना लॉन्च किया। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए गंभीर रूप से कोविड-19 से संक्रमितों के इलाज के लिए यह शुरू किया गया सबसे बड़ा ट्रायल प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि प्रदेश में सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी के 500 मरीजों का इलाज 17 मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क किया जाएगा। ये न केवल दुनिया को प्लाज्मा थेरेपी उपचार के लिए एक बड़ा मजबूत डेटा देगा, बल्कि राज्य भर में इस थेरेपी के लिए बुनियादी ढांचा बनाने में भी मदद करेगा। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के दौरान अब तक जिस तरह जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुलती रही हैं, उसी तरह उन्हें छूट जारी रहेगी। वहीं ऑड इवन डे में दूसरी दुकानों को भी खोला जा सकता है। इसके साथ ही दफ्तरों में सीमित संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। मिशन बिगिन अगेन के तहत अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास के साथ साथ राज्य सरकार के सभी विभागों को पहले जारी की गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नागालैंड में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया। प्रदेश सरकार के मंत्री ने बताया है कि असम, मणिपुर, अरुणाचल से लगने वाली प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं को बंद रखा जाएगा। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्य में दिशा निर्देशों में कई अहम बदलाव किए। इसके तहत सभी सरकारी दफ्तर 10 जुलाई से हर शनिवार को बंद रहेंगे। 5 जुलाई से अगले आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा। आवश्यक सेवाओं और आपूर्ति को छोड़कर उस दिन किसी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब शहरों की तरह गांव में घर बैठे सामान मंगाना शुरू हो गया है। कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण भारत की रिटेल चेन बनकर घर घर सामान पहुंचा रही हैं। CSC ग्रामीण ई स्टोर डिजिटल इंडिया के तहत एक ई-कॉमर्स पहल है, जिसके जरिए सरकार गांव में CSC को ई ग्रामीण स्टोर ऐप से जोड़ रही है। एक नजर इस रिपोर्ट पर। गांव में अब तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने वाले कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC अब दूध, फल और सब्जी समेत रोजमर्रा के दूसरे जरूरी सामान भी पहुंचाने लगे हैं। दरअसल कोविड-19 के दौरान तालाबंदी ने स्थानीय मंडियों के संचालन को रोक दिया था, जिसकी वजह से भंडारण में रखी उनकी उपज खराब हो गई और किसानों और उत्पादकों को काफी नुकसान हुआ। सरकार अब डिजिटल इंडिया के तहत देश भर में फैले 3,64,000 से ज्यादा सामान्य सेवा केंद्रों और ग्रामीण ई स्टोर का एक व्यापक नेटवर्क बना रही है, जिससे गाँवों में ग्रोसरी स्टोर खुलने पर इसका फायदा ग्राहक से लेकर किसानों तक को होगा। ग्राहक को नजदीक CSC से हर सामान घर बैठे मिल जाएगा और किसानों को आने जाने से राहत मिलेगी और वो बाजार भाव पर सब्जी, फल CSC के जरिए बेच सकेंगे। CSC ग्रामीण ई स्टोर का लक्ष्य कम से कम एक ऑनलाइन स्टोर के साथ देश के सभी गांवों को कवर करने और 20 लाख नौकरियां पैदा करना है। पिछले कुछ 2 महीने में कोविड जब से आया है, तब से लोगों को एक ज़रूरत पड़ी कि दुकान पर जाए बिना उनके लिए सामान अपने घर तक पहुंचाने का एक ज़रिया हो। और ग्रामीण इलाकों में इसको करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स अपने आप को ग्रामीण ई स्टोर्स में
बदल रहे हैं और इस तरह के ग्रामीण ई स्टोर्स देखते ही देखते 1 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स ने स्थापित कर लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक क्लाउड आधारित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म माई ग्रोसर के साथ भी भागीदारी की है। सीएससी ग्रामीण ई स्टोर ग्रामीण स्तर पर स्थानीय किराना व्यापारियों, किसानों, लघु और मध्यम खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को डिजिटल समाधान प्रदान करने में मदद करता है। वो घर घर तक पहुंचाते हैं। ये बड़ी तेज़ी से बड़ा ही पॉपुलर सिद्ध हो रहा है और आगे चलकर हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाए और इसको हम ई कॉमर्स नहीं कहना चाहेंगे, इसको हम कहेंगे लोकल कॉमर्स, क्योंकि ये लोकल कॉमर्स को बढ़ावा दे रहा है। भारत जैसे जैसे एक डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा है, वैसे वैसे ही ग्रामीण समुदायों को डिजिटल बुनियादी ढांचे पर आधारित विकल्पों और रोजगार के अवसरों की आवश्यकता है। अब ग्रामीण ई स्टोर से ग्रामीण उद्यमिता बनाने के लिए एक सफल मॉडल प्रदान करने की उम्मीद की जा रही है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता का एक और दौर आज आयोजित करेंगे। बैठक में संवेदनशील एक क्षेत्र में सेनाओं के टकराव को दूर करने के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता चुशूल सेक्टर में होगी। बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होने की संभावना है। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह करेंगे, जबकि तिब्बत मिलिट्री जिले के कमांडर द्वारा चीनी पक्ष का नेतृत्व करने की संभावना है। इससे पहले हुई 2 बैठकें मोल्दो में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ वाले इलाके में हुई थीं। 22 जून को हुई दूसरी बैठक में दोनों पक्षों के बीच पूर्वी लद्दाख में संघर्षों के सभी स्थानों में सेनाओं का उलझाव दूर करने के बारे में आम राय बनी थी। दोनों पक्षों के बीच 6 जून को हुई लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की पहले दौर की वार्ता में हुए समझौते को लागू करने के बारे में भी विचार विमर्श होने की संभावना है। लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के साथ तनावपूर्ण हालात के बीच केंद्र सरकार ने चीन से संबंध रखने वाले 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें लोकप्रिय टिकटॉक और यूसी ब्राउजर जैसे ऐप शामिल हैं। सरकार ने कहा कि ये ऐप देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। प्रतिबंधित सूची में वीचैट, बीगो लाइव, हेलो लाइकी, कैम स्कैनर, वीगो वीडियो, एमआई वीडियो कॉल, शाओमी, एमआई कम्युनिटी, क्रैश ऑफ किंग्स के साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्लब फैक्ट्री और शीन शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोमवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा है कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों की ओर से इन आंकड़ों का संकलन, इसकी जांच पड़ताल और प्रोफाइलिंग भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आघात है और ये चिंता का विषय है, जिसके खिलाफ आपातकालीन उपायों की जरूरत है। बयान में कहा गया है कि हाल ही में विश्वसनीय सूचनाएं कि ऐसे ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हैं।
भारत सरकार ने मोबाइल और गैर मोबाइल इंटरनेट सक्षम उपकरणों में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ ऐप के इस्तेमाल को बंद करने का निर्णय लिया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके कहा कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ भारत के लोगों के डेटा और गोपनीयता की रक्षा के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। ये निर्णय भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी कानून और नियमों की धारा 69A के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव और कोरोना संकट के बीच भारत अपने मित्र देशों के साथ लगातार संपर्क में है। इसी क्रम में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कल भारत के रणनीतिक साझेदार और सहयोगी देश फ्रांस के अपने समकक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक बैठक में फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, खासकर पश्चिम हिंद महासागर में भारत के साथ काम करने की इच्छा जताई। समझा यह जा रहा है कि फ्रांस इस महीने के अंत में अपने 6 लड़ाकू विमान राफेल की आपूर्ति भारत को करेगा। इससे पहले उन्होंने जर्मनी के अपने समकक्ष से बात की थी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन में उइगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलाए जा रहे आक्रामक परिवार नियोजन की निंदा की और कहा कि शिनजियांग में अल्पसंख्यकों के लगातार दमन ये दर्शाता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में मानव जीवन और बुनियादी मानवीय गरिमा के लिए कोई सम्मान नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार चीन के इन शिविरों में 10 लाख से अधिक उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों को हिरासत में लिया गया, जहां पे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे पहले चीन के उइगर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने कानून पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं अमेरिका ने हांगकांग को रक्षा उपकरणों और संवेदनशील प्रौद्योगिकी के निर्यात पर रोक लगाने की घोषणा की है। विदेश मंत्री ने एक बयान में ये कहा है कि हांगकांग को लेकर चीन नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की ओर बढ़ रहा है। इसको देखते हुए अमेरिका ने ये फैसला लिया है। भारत ने कराची स्थित पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की बेतुकी टिप्पणियों पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत पाकिस्तान के विपरीत कराची सहित दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकी हमले की निंदा करने में नहीं झिझकता। उन्होंने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को ये याद दिलाया कि किस तरह उनकी सरकार और उनके प्रधानमंत्री ने एक वैश्विक आतंकवादी को शहीद करार दिया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हुए आतंकी हमले में सुरक्षाकर्मियों और हमलावरों सहित 11 लोग मारे गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल को 1 जुलाई से दोबारा 1 वर्ष के लिए भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। उनका वर्तमान 3 वर्षीय कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। देश के जाने माने अधिवक्ता वेणुगोपाल ने बतौर अटॉर्नी जनरल 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। साथ ही सरकार ने 5 मौजूदा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भी 3 और साल के लिए फिर से नियुक्त कर दिया है। वित्त आयोग के चेयरमैन NK सिंह की अध्यक्षता वाले वित्त आयोग ने कल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ एक विस्तृत बैठक की, जिसमें HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, MOS संजय धोत्रे और मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक ऑनलाइन कक्षा समेत शिक्षण के नए साधनों और शिक्षा के लिए अन्य तकनीक के उपयोग के प्रभाव पर विचार विमर्श के लिए बुलाई गई थी। आयोग ने विशेष रूप से कोविड-19 के इस दौर में शिक्षा के विषय पर 2020-21 और 2025-26 तक के लिए अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें करने के उद्देश्य से इस बैठक को बुलाया था। इसरो की ओर से शुरू किए गए भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर कोरोना महामारी की वजह से बनी स्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज इस बारे में जानकारी दी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रूस में 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण को भले ही रोकना पड़ा, लेकिन इसकी दोबारा शुरुआत हो गई है। अंतरिक्ष मिशन गगनयान से जुड़ी तैयारियां सही दिशा में चल रही हैं। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अंतरिक्ष विभाग की पिछले 1 साल में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र किया। साथ ही भविष्य के लिए योजनाबद्ध कुछ महत्वपूर्ण मिशन पर भी बात की।
अंतरिक्ष से जुड़ी सभी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के नाम से एक नियामक संस्था की स्थापना की जाएगी, जो निजी भागीदारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष अभियानों की क्षमता और संसाधनों को बढ़ाने के अलावा अंतरिक्ष से जुड़े गतिविधियों में निजी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल भारतीय समुद्री इलाके और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में बिजली परियोजनाओं और अनुसंधान, सर्वेक्षण, अन्वेषण और उपयोग के लिए एनओसी जारी करने के मकसद से नया वेब पोर्टल शुरू किया। इससे आवेदक ऑनलाइन प्रस्ताव भेजकर बिजली और अन्य परियोजनाओं के बारे में रक्षा मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। रक्षा मंत्रालय के बयान में यह कहा गया है कि ऑनलाइन प्रणाली से प्रस्तावों को पारदर्शी तरीके और शीघ्रता से निपटाया जा सकेगा। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने किसानों को उनके घर के पास ही मिट्टी के नमूनों के निःशुल्क परीक्षण के लिए 5 चलती फिरती मुद्रा परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की हैं। इनसे देश में मिट्टी के परीक्षण की सुविधाओं का विकास होगा और किसानों को उर्वरकों के उपयुक्त उपयोग की प्रेरणा मिलेगी। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वीएन दत्त ने कल नोएडा में कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय से पहली मोबाइल प्रयोगशाला को झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। एफसीआई ने जून तक कुल 388.34 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 745.66 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद की। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 99,207 मीट्रिक टन खाद्यान्न और पीएमजीकेएवाई के तहत 101.90 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न लाभार्थियों के बीच वितरित किया जा चुका है। प्रसार भारती ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की हाल की रिपोर्टिंग को लेकर सख्त आपत्ति और नाराजगी जताई। प्रसार भारती ने कहा कि पीटीआई ने खुद को उन मूल्यों के विपरीत संचालित किया जिन्हें सार्वजनिक प्रसारण को बनाए रखने के लिए अनिवार्य किया गया है। लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का कहना है कि पीटीआई ने हाल ही में कुछ ऐसी खबरें प्रमुखता से साझा की हैं जो राष्ट्रीय हित में कदापि नहीं कही जा सकती। प्रसार भारती के मुताबिक पीटीआई को कुछ उसकी संपादकीय खामियों को लेकर पहले भी सचेत किया गया था। ये वो खामियां थीं जिनकी वजह से सार्वजनिक हितों से जुड़े समाचार गलत तरीके से प्रसारित हो रहे थे। इन चेतावनियों के बावजूद पीटीआई की रिपोर्टिंग के रवैये में सुधार नहीं हुआ। इसी वजह से प्रसार भारती पीटीआई की सेवाओं की आवश्यकता संबंधी समीक्षा कर रहा है। और अब बात मौसम की। असम में बाढ़ का कहर जारी है। सोमवार को 33 में से 25 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। राज्य में 4 और लोगों की जान चली गई। साथ ही लगभग 13 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। बाढ़ के कारण अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की सबसे अधिक मार बारपेटा पर पड़ी, जहां 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात को लेकर बिहार के कई जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया है। तो ये थी अब तक की तमाम बड़ी खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।